शहर के काके इलाके में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को गोली मार दी। उन्हें 7 गोलियां मारी गई। 2 बदमाश पैदल आए थे और घटना को अंजाम दिया, फिर आराम से एक बाइक लूटकर फरार हो गए। जमीन एक ऐसा बारूद बन गया है जो रांची के लोगों को लील रहा है। आज हम आपको तहकीकात में गोलीबारी की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कांके ब्लॉक ऑफिस के समीप जमीन कारोबारी पर हुए गोलीबारी मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन गोली चलाने वाले अपराधी तो दूर, अब तक नामजद आरोपित भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। अवधेश यादव के परिजनों ने जमीन कारोबारी चितरंजन सिंह, कुख्यात अपराधी कृष्णा नायक, पंकज और 3 अज्ञात शूटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस के अलर्ट होने से पहले चितरंजन, कृष्णा नायक और पंकज तीनों ही अंडरग्राउंड हो गए। कांके पुलिस और एसआईटी ने गुरुवार की पूरी रात तीनों के कई ठिकानों पर रेड की, लेकिन वे सब गायब मिले। अब आप याद कीजिए सुभाष मुंडा हत्याकांड। हत्या का मुख्य कारण ही जमीन थी। राजधानी रांची में लूट, छिनतई या फिर अन्य किसी और तरह के अपराध से ज्यादा जमीन विवाद के केस रजिस्टर होते हैं। ज्यादातर केस तो रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं। अवधेश यादव भी जमीन कारोबारी हैं। अवधेश यादव पर हुई गोलीबारी भी जमीन विवाद में है। अवधेश ने अपने ऊपर गोली चलवाने के लिए चितरंजन प्रसाद नामक शख्स को जिम्मेदार ठहराया है। हमने भी थोड़ी रिसर्च की, आखिर कौन है चितरंजन प्रसाद। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए चितरंजन कौन है। चितरंजन एक एलआईसी का सामान्य सा एजेंट हुआ करता था। आज सिर्फ जमीन की दलाली से चितरंजन करोड़पति है। चितरंजन और अवधेश पार्टनर रह चुके हैं। सिर्फ कांके रोड में चितरंजन ने 100 करोड़ से ऊपर की जमीन बेची है। कांके अंचल में चितरंजन का बहुत दबदबा है। चितरंजन प्रसाद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। व्यापारी को गोली लगी, 7 गोलियां मारी गई। जिन्होंने गोली मारी मोटरसाइकिल से आए, गोली मारी, फिर मोटरसाइकिल किसी की छीनी, मोटरसाइकिल पर बैठे और चले गए। इससे पहले सुभाष मुंडा की जो हत्या है उसमें भी यही मॉड्यूल था, मकसद जमीन था। तो असल में जब आप एक सिक्का उछालेंगे, उस सिक्के में एक होता है हेड और एक होता है टेल। बिल्कुल उसी तरीके से उस सिक्के के 2 पहलू, हेड्स और टेल्स की तरह 2 पहलू एक ही सिक्के के हैं, अवधेश यादव और चितरंजन प्रसाद। इसलिए क्योंकि दोनों जमीन कारोबारी हैं, जमीन से जुड़े हुए थे, पहले पार्टनर रह चुके थे। आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद अवधेश यादव पर गोली चली। अवधेश यादव ने आरोप लगाया कि भाई मेरे ऊपर गोली चितरंजन प्रसाद ने चलवाई है। पुलिस जांच कर रही है। चितरंजन प्रसाद के खिलाफ कई मामले कांके थाना पहुंचे, जिसमें धोखाधड़ी का मामला है, फ्रॉड का मामला है। चितरंजन प्रसाद ने आदिवासी जमीन भी बेची, जनरल जमीन भी बेची, और इतना ही नहीं, अशोक नगर के बगल में कई एकड़ जमीन यहाँ पर भी उसने एक कॉलोनी बनाई है, उसे भी बेचा है। यहाँ एक होटल भी उसके नाम से है। कांके में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन उसने बेची है और आज के समय में 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का मालिक है चितरंजन प्रसाद। लेकिन ऐसे मामलों में प्रशासन को एक्शन लेने में न जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है, ये समझ से परे। पुलिस की अब तक की जांच में यह तो साफ हो चुका है कि गोलीबारी की मुख्य वजह जमीन विवाद ही है। पुलिस को पता चला है कि रांची के हॉट लिप्स के पास एक जमीन को लेकर चितरंजन, आशुतोष समेत अन्य लोगों के साथ अवधेश यादव का विवाद चल रहा था। हालांकि चितरंजन और अवधेश कभी जमीन के कारोबार में पार्टनर भी थे। घायल जमीन कारोबारी ने अस्पताल में दिए अपने बयान में भी चितरंजन का ही नाम लिया है। अब इस शिकायत को भी देखिए। ये शिकायत एक रिटायर्ड पुलिस वाले की है। चितरंजन ने ऐसे ही कई लोगों के साथ धोखा किया, लेकिन कांके थाना कभी भी चितरंजन के खिलाफ टाइट होता नजर नहीं आया। अब सवाल है, ऐसे जमीन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई कब होगी। झारखंड एक बारूद पर बैठा है। जैसे एक पत्थर उठा करके और कहीं भी सड़क पर मारिएगा, वो पत्थर कुत्ते को जाके नहीं लगेगा, वो जमीन दलाल को जाके लगेगा। हर घर में एक जमीन दलाल है।
आप 5 मिनट किसी चाय की दुकान पर बैठिएगा और जमीन की बात करिएगा तो बगल वाला आदमी बोलिएगा भैया यहाँ पर एक प्लॉट है, खरीदिएगा क्या? ये स्थिति है रांची की। हर दूसरा आदमी जमीन बेचने वाला है, हर जमीन को लेकर के विवाद है। एक एक जमीन 5-5 लोगों को बेची जा रही है। तो भैया जिसके लाखों लाख रुपए अगर बर्बाद हो जाएंगे तो जो लाखों रुपए बर्बाद कर चुका है वो 1 लाख रुपए और बर्बाद करके जिसने पैसा हड़प लिया है उस पर गोली चलवा देना ज्यादा आसान काम समझता है, बनिस्पत इसके कि उससे जाके कोर्ट में लड़े, पुलिस के पास लड़े। क्योंकि थाना जाइएगा तो थाना में बड़ा बाबू बोलेंगे 50,000 रुपए लाए हैं, अंचल अधिकारी के पास जाएंगे तो अंचल अधिकारी बोलेंगे 1 लाख रुपए लाए हैं, कर्मचारी के पास जाइएगा, बड़ा बाबू के पास जाइएगा, सबको 50,000, 10,000, 20,000 रुपए चाहिए। यहाँ तक कि सड़क के चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला भी 100 रुपए लिए बगैर आपकी गाड़ी नहीं छोड़ता है। तो भैया जब घुसखोरी का ऐसा सिस्टम है तो गोली तो चलेगा ही। जब तक भ्रष्टाचार के इस सिस्टम पर लगाम नहीं लगेगी तब तक न जाने कितने सुभाष मुंडा, न जाने कितने अवधेश यादव सामने आते रहेंगे, गोलियां बरसती रहेगी, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ में अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची। झारखंड के चतरा जिले में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इटखोरी के एक झोपड़ी नुमा होटल में हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से धारदार चाकू से गोद गोद कर व्यक्ति की जान ले ली। हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, मृतक के सालों ने रची थी। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल थी। कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस हत्याकांड के पीछे की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 24 अगस्त 2023 यह वो तारीख थी जब इटखोरी के लोगों की सुबह नींद खुली तो सभी के कानों में एक दर्दनाक हत्या की खबर पहुंची। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इटखोरी चौक के समीप मनोज पासवान के झोपड़ी नुमा होटल से शालिग्राम उपाध्याय का खून से सना शव पुलिस ने बरामद किया। हत्या इतनी दर्दनाक थी कि शव को देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस हत्याकांड से क्षेत्र के लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में डर का माहौल बनने लगा। पुलिस भी इस हत्याकांड के मामले की जांच में जुट गई। सूचना मिली कि जो है एक व्यक्ति का एक मनोज पासवान का झोपड़पट्टी होटल है इटखोरी चौक में, उसी के अंदर में कहा कि हत्या हुआ है। उसी पर हम लोग आए हैं, जांच की जा रही है। हाँ, जांच की जा रही है। नाम क्या हुआ सर उसका जो मृतक है उसका? शालिग्राम उपाध्याय नाम है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? नगर थाना क्षेत्र का जोरी का रहने वाला। हाँ, जोरी का रहने वाला। शालिग्राम उपाध्याय ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। एसपी राकेश रंजन और एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी को यह अहम कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन जो खुलासा हुआ उसने लोगों को चौंका दिया। इटखोरी के लोगों के लिए इस बात पर विश्वास कर पाना संभव नहीं था कि कैसे कोई पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती है। एसआईटी के अनुसार मृतक की पत्नी ही इस ब्लाइंड मर्डर केस की मास्टरमाइंड थी। उसने ही अपने 2 सगे भाइयों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। जरा सोचिए, कैसे कोई पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती है? कैसे कोई अपनी बहन की मांग उजाड़ने को तैयार हो सकता है? लेकिन ये सब हुआ है और पूरी घटना लोगों के आंखों के सामने थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड पत्नी सावित्री देवी, 2 साले राहुल कुमार पंडित और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू, अभियुक्त राहुल कुमार का खून से सना शर्ट और पजामा समेत घटना के दौरान उपयोग किया गया विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। हत्यारे अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चूँकि घटना काफ़ी संवेदनशील था और अप्रत्याशित था, इस हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी सह एसआईटी का गठन किया गया। उसमें इंस्पेक्टर अंचल सर्किल के जो हैं शिव प्रकाश जी, यहाँ के थाना प्रभारी विनोद, अनिल और बंटी यादव की एक टीम बनाई गई। टीम ने 24 घंटे के अंदर ही कांड का खुलासा कर लिया और घटना में जो व्यक्ति सभी सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
सभी लोगों ने अपना कन्फेशन स्वीकार किया है। घटना में कारित करने को सारे सामान को भी बरामद कराया है। इस घटना में एक चौंकाने वाले तथ्य यह सामने आए हैं कि जो अभियुक्त है वो जो उसके बहनोई हैं उसकी हत्या उन्होंने अपनी दीदी और अपने भाई के साथ मिलकर किया है। इसमें यह मुख्य कारण है कि जो अभियुक्त हैं उनकी बहन की शादी मृतक के साथ हुई थी और उनकी लगातार बीमारी से वो परेशान थी। वो महिला 2002 में उसकी शादी हुई थी। वह किडनी रोग से भी ग्रसित है तथा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। तो अभियुक्त का आरोप है कि उसके जो बहनोई हैं वह उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहे थे, जिसके चलते यह काफ़ी खिन्न रहता था। अभियुक्त की पत्नी भी इस बात से काफ़ी खिन्न रहती थी। तो मुख्य रूप से इसमें जो मारने वाले लोग हैं उसमें राहुल कुमार पंडित है जो उसका साला है। यही इसने ही हत्या की है। हत्या से पूर्व उसने उसे शराब भी पिलाया है और पिला करके इटखोरी थाना क्षेत्र में उसे काफ़ी जगह घुमाया है, फिर सही जगह देखकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही मृतक की पत्नी और उसके जो एक और साले हैं उनका नाम है विशाल कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने हत्या करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साक्ष्य को छिपाने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है तथा अपने भाई जो मुख्य आरोपी हैं राहुल कुमार उसको इन्होंने मदद किया है भागने में भी। इस प्रकार कांड का पूर्ण रूपेण खुलासा हो गया। हाँ, शराब तो पीता था इसलिए कि थोड़ा बहुत भोक्ता जी के साथ रह करके छोटा मोटा ठेकेदारी वगैरह लेता था वो। और उसी का यथी में जो है कि जैसा संगत देखा उस तरह से वो अपना पीता खाता भी था। नहीं पीता खाता था से बात नहीं है, पीता खाता था। पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था? नहीं, वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। यहाँ से वो 20 किलोमीटर की दूरी पे 25 किलोमीटर हम तो नहीं बता सकते हैं। अभियुक्त राहुल पंडित का पुलिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी खोजबीन हर जगह उसके घर तक पुलिस गई और जाकर जांच की और राहुल पंडित छुपता फिर रहा था। अंततः पुलिस को उसके पत्नी को थाना लाना पड़ा और पत्नी ने फिर पुलिस पत्नी के मोबाइल से ही राहुल पंडित को फोन की और फिर अंततः राहुल पंडित को इटखोरी थाना आना पड़ा। राहुल ने इटखोरी थाना आकर जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। राहुल ने कहा कि मैंने ही अपने जीजा का कत्ल सब्जी काटने वाले चाकू से की है। अगर अभी तक आप पत्नी और उसके 2 भाइयों के प्रति घृणा का भाव बना चुके हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे की भी एक कहानी है। हम किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हर गुनाह की तहकीकात कर उसके पीछे की कहानी आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। पुलिस की जांच में इस हत्याकांड को लेकर जो खुलासे हुए उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ परेशान भी कर दिया। मृतक की पत्नी और हत्याकांड की मास्टरमाइंड कई वर्षों से किडनी की बीमारी से पीड़ित है। मृतक शालिग्राम उपाध्याय अपनी बीमार पत्नी का इलाज तक नहीं कराता था। इसके अलावा इलाज कराने की बात कहने पर मृतक शराब पीकर भी आए दिन बेरहमी से बीमार पत्नी के साथ मारपीट करता था। कारण यही था कि पति जब उनको मारते पीटते थे तो मेरे पति के पास में फ़ोन करके बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं आपका जीजा, चाहे आप उन्हीं को ख़त्म करिए या हम ही को ख़त्म कर दीजिए। ऐसा बहन बोलती थी। क्या पति के प्रताड़ना से वो मतलब ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी? प्रताड़ना से कमज़ोर भी हो गई थी और उनका कमाने का कोई साधन भी नहीं था, जैसे शराब वगैरह बहुत पीते थे। इतना ही नहीं, उसके द्वारा व्यवसाय करने के नाम पर गरीब ससुराल वालों से पैसे की मांग भी की जाती थी और पैसा नहीं मिलने पर भी पत्नी को प्रताड़ित करता था। उसके इसी रवैये से नाराज पत्नी और सालों ने षड्यंत्र के तहत शालिग्राम को चतरा के इटखोरी बुलाकर पहले शराब पिलाया, फिर उसके बाद सुनसान झोपड़ी नुमा होटल में उसे चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। तहकीकात के लिए चतरा से अनुज कुमार पांडे की रिपोर्ट। बिहार पुलिस जनता को कितना सुरक्षा दे पा रही है यह तो एक शोध का विषय है, लेकिन बिहार पुलिस में महिला अधिकारी कितनी सुरक्षित हैं, सवाल तो इस बात का है। भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत बिहार के कई जिलों में महिला सिपाहियों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां एक मेयर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला सिपाही ने अपनी जान दे दी।
समस्तीपुर जिला पुलिस बल में तैनात महिला सिपाही अर्चना कुमारी, उम्र सिर्फ 28 साल। इस उम्र में तो लोग जिंदगी जीने और उसे खूबसूरत बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन बिहार में इस उम्र में तो महिला सिपाही अपनी जान देने को विवश है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में किसी महिला सिपाही ने प्रशासन की मनमानी से परेशान होकर जान दे दी। ये फहरिस्त लंबी है। भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत बिहार के कई जिलों में महिला सिपाही की खुदकुशी का मामला सामने आया है और सुई घूम फिर कर व्यवस्था पर आ टिकती है। 28 वर्ष की महिला सिपाही अर्चना कुमारी ने भी बुधवार 13 सितंबर की शाम गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो 112 पुलिस टीम के कंट्रोल रूम में कार्यरत थी। पति सुमन कुमार भी समस्तीपुर में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं, जो फिलहाल 2 महीने से निलंबित चल रहे हैं। महिला सिपाही ने नगर थाना परिसर स्थित वायरलेस भवन के ऊपर संचालित कंट्रोल रूम में आत्महत्या की है, जिसके बाद फिर से पुलिस महकमे में शोर है। व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन कितने दिन? आखिर पुलिस व्यवस्था में कहां खोट है जो महिला सिपाहियों को जान देने पर विवश कर रहा है? समस्तीपुर जिला बल की महिला सिपाही, इनका नंबर 770 था, अर्चना कुमारी नाम था और ईआरएस में पोस्टेड थी और ड्यूटी के दौरान जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की तलाश किया जा रहा है। अब उनके परिवार वाले को सूचित किया गया है। सूचित आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हत्या नहीं हुआ है। हम लोग चूँकि दरवाज़ा तोड़ करके इनको निकाले हैं और कोशिश किए इनको बचाने के लिए। पुलिस परिवार कोशिश किया बचाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद घोषित कर दिया गया है। समस्तीपुर में आज से 2 दिन पूर्व महिला सिपाही ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया था। वहीं आत्महत्या से पहले महिला सिपाही ने 2 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। वहीं सुसाइड नोट में महिला सिपाही ने मेजर नयन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं उसके एवज में नगर थाना में एक आवेदन भी दिया गया है। अब ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए समस्तीपुर पुलिस ने SIT का गठन कर लिया है। अब देखना यह रहेगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कितना न्याय मिल पाता है महिला सिपाही को। जिस समय महिला सिपाही ने खुदकुशी की, उस वक्त कंट्रोल रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। महिला सिपाही के 3 बच्चे भी हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में मौजूद पति सुमन कुमार ने मेजर समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रोते हुए ही बताया कि 6 जून को ही उसे सरकारी आवास आवंटित हुआ था। 1 महीना बाद चाबी मांगने सार्जेंट मेजर के पास गए तो उन्होंने चीफ मुंशी सूरज से कह दिया था कि चाबी दे दो। इस पर सूरज ने कहा था कि एक छोटा सा ताला लगा है, उसे तोड़कर शिफ्ट हो जाइए। ऐसा करने के बाद प्रभारी ने फोन किया और कहने लगे कि कैसे शिफ्ट हो गए। इसके बाद डीएसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया और उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाने लगा। सरकारी आवास हमको अलाउ हुआ था। हम लोग बाहर पहले रह रहे थे कुंदन तिवारी का रूम में, तो सरकारी अलाउ हुआ रूम हमको 6/6/2023 को। तो हम गए 1 महीने के बाद हमें मांगते थे मेजर साहब से चाबी की दे दीजिए। बोले ठीक है जाओ दे दो चाबी। चाबी देने के लिए बोले जीपी मुंशी सूरज को। वो बोला बेचारा कि चाबी सुमन भाई आपको अलाउ हो ही गया है, जाइए। छोटा को चाबी ताला लगल है, तोड़ के शिफ्ट हो जाइए भैया, आपके नाम से अलाउ है। तो हेडक्वार्टर डीएसपी साहब हमको अलाउ किए थे। हम जाकर राजे भैया मतलब ही दिन भर भी नहीं रहे भैया। शाम को हमको विपुल सर जी पे परिवारी फोन किए, कहा हो तुम, कैसे शिफ्ट हो गया? हम बोले मेजर साहब के आदेश से शिफ्ट हुए भैया। बोले मेजर साहब नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं इसको। और वही में हमको मेरे एसपी साहब सस्पेंड कर दिए भैया। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन पीड़िता किस दर्द में थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो दर्द में थी और दर्द इतना बढ़ गया कि महिला सिपाही ने जान देने का फैसला कर लिया। पीड़िता ने 2 पन्ने की सुसाइड नोट लिखकर अपना दर्द बयां करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने परिवार के लिए ज्यादा चिंतित थी। वो अपने आखिरी सांस तक अपने पति और बच्चों की फिक्र कर रही थी। उसने मेयर पर जानबूझकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में पीड़िता ने लिखा कि
एक साजिश के तहत मुझे, मेरे बच्चे और मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। मैं अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकती, इसलिए जान देने जा रही हूँ। शायद इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी बिहार पुलिस प्रशासन की नींद खुलेगी और महिला सिपाहियों पर हो रहे जुल्म का हिसाब होगा, या यूं ही इस मौत पर भी मिट्टी डाल दिया जाएगा? तहकीकात के लिए समस्तीपुर से आशीष की रिपोर्ट। जिस बेटे का पिता ने कर दिया था अंतिम संस्कार, उस बेटे को चेन्नई से ढूंढ निकाला पुलिस ने। हैरान हो गए ना? दरअसल यह कहानी जमुई जिले के झाझा की है। यहां रहने वाले राजेंद्र यादव ने अपने बेटे की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस कार्रवाई में जुट गई, लेकिन फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। घर में बेटे की मौत होना, पूरे घर का शोक में डूब जाना, अंतिम संस्कार कर इसे नियति मान लेना, फिर अचानक एक दिन उस मृत बेटे का जीवित घर लौट आना। हैरान कर देने वाली यह घटना है जमुई जिले के झाझा की। यहां से टहवा गांव निवासी राजेंद्र यादव का पुत्र मिथुन कमाने के लिए घर से दिल्ली गया। घर वालों ने खुशी खुशी उसे विदा किया, इस उम्मीद में कि जब बेटा कमाने लगेगा तो घर की माली हालत ठीक हो जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि एक गलत जानकारी उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है। सोशल मीडिया पर सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत की जानकारी साझा की जाती है। देखते देखते यह पोस्ट मिथुन के पिता तक पहुंचता है। लोग तस्वीर देखकर बताते हैं कि मृतक मिथुन ही है और फिर घर में कोहराम मच जाता है। मिथुन का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एक्चुअली और मेरा मतलब फोटो जो स्टोरी पे डाल रहा था रैला का लड़का फेसबुक पर, और सेम टू सेम मतलब हम शकल का लड़का डेट किया था, और नवादा का दीपक कुमार था, हम शकल का ही था। उसके बाद रैला वाला एक्चुअली मेरा नाम लिख लिख के फेसबुक पे चढ़ा दिया स्टोरी में कि मिथुन कुमार एक्सपायर कर गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। जिन लड़कों के साथ मिथुन कमाने निकला था उन पर राजेंद्र यादव ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी। प्राथमिकी में बेटे को बहला कर ले जाने और हत्या करने की बात कही गई। आनन फानन में पुलिस हरकत में आ जाती है और आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। फोटो के द्वारा से हमारा बेटा मतलब जो है ना शक पर कोई बीमारी से मतलब जो है ना हम जो है ना इस पर फायर किए हैं। मतलब फेसबुक पर जो फोटो दिखाया गया, हाँ फेसबुक पर जो दिखाया गया फोटो पर, उसी पर हम जो है ना फायर किए हैं। प्राथमिकी में रोजगार के बहाने दिल्ली ले जाने और फिर हत्या कर देने का संगीन इल्जाम मिथुन के दोस्तों पर लगाया गया। 1/8 को जो वादी हैं राजेंद्र यादव, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था जिसमें उन्होंने ऐसा दावा किया था कि फेसबुक स्टोरी में एक मृतक का शव जो है उनके पुत्र मिथुन कुमार का है, जिसे अभियुक्त दिवाकर यादव एवं गुड्डू यादव दोनों जो रजला थाना के हैं, रजला थाना जिला जमुई द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाकर हत्या कर शव को गायब कर दिया गया, ऐसा उनके द्वारा आवेदन दिया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में साइबर सेल का भी सहारा लिया। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में पुलिस को एक क्लू मिला। यह क्लू था सोशल मीडिया पर मिथुन के एक दोस्त का पोस्ट। उस दोस्त ने एक के बाद एक कई पोस्ट डाले जिसमें मिथुन भी था। इसके आधार पर पुलिस ने यह पता लगाया कि वह जिंदा है और इस वक्त चेन्नई में है, जिसको फेसबुक स्टोरी में अपलोड किया गया था एवं जिसको देखकर तथाकथित मृतक मिथुन कुमार को बताया गया था। अनुसंधान के दौरान तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आसूचना संकलन से ज्ञात हुआ था कि तथाकथित मृतक मिथुन कुमार चेन्नई में किसी कंपनी में मजदूरी कर रहा है। विशेष दूत के माध्यम से उक्त युवक से चेन्नई में संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया गया एवं उक्त युवक को जीवित स्थिति में वापस लाने में पुलिस को सफलता मिली है। इस प्रकार कांड का जो है 100% उद्भेदन कर वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। लगभग 43 दिनों तक चले इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद मिथुन घर वापस लौटा तो असली कहानी सबके सामने आई। उसने बताया कि वो दोस्तों के साथ काम की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन जब वहां काम नहीं मिला तो वह चेन्नई चला गया।
दिवाकर कुमार ने पैसा दे के गाड़ी चढ़ा दिया तो वापस लौट गया था। दिवाकर कौन है ये रैला का है। अच्छा, क्या बोल के गाड़ी चलाया? वो बोला मेरा गुड्डू भाई के पास चला जाना तुम। तो वहाँ पे दिल्ली उतरने के बाद मैं रास्ता भटक गया और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। एक्चुअली मैं किसी के पास फ़ोन भी मांग रहे थे, एक्चुअली नहीं दे रहा था। तो कोई दूसरा अनजान आदमी था तो बोला काम करो, यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। बोले उसको फ़ोन दे दो, पैसा आपके पास काम नहीं करेंगे। यहाँ पे काम के लिए आए तो वहाँ पे हमको जाना पड़ा, बालगढ़ जाना है हमको। एक्चुअली वो मतलब बलजबड़ी हमको काम कराने लगा और मतलब लेके चला गया वो टेम्पू में। एक्चुअली लेके जाने के बाद वहाँ पे 20 दिन काम किए तो पैसा एक्चुअली कुछ उसको मांगे तो नहीं दिया वो। उसके बाद हम चेन्नई चल गए। मिथुन चेन्नई में काम कर रहा था। वो पैसे कमा रहा था ताकि घर जाकर पूरे परिवार को खुशियां दे सके। इसी बीच उसे किसी तरीके से खबर मिली कि उसके घर वाले उसको लेकर चिंतित हैं। जब उसने एक दोस्त के मोबाइल फोन से अपने पिता को फोन किया, पिता ने जैसे ही मिथुन की आवाज सुनी वो अवाक रह गए। पहले तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर कुछ ही पलों में खुशी के आंसू निकल गए। उन्होंने बताया कि वो उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। दिवाकर कुमार का घर भी गया तो दिवाकर कुमार भी उसमें नहीं था, भाग गया वो। उसका वो मतलब पूछने भी गया तो दिवाकर कुमार नहीं था घर में। इसके वजह से इतना पिताजी मेरे उसका ऊपर इतना किया। चाहे घटनाक्रम जो भी रहा हो, बेटे के जीवित घर लौट जाने से पूरा परिवार खुश है। सभी पुलिस के साथ भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हितू नाता जतना था सब दोस्त में सब हमारा घर पहुंचने लगा कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया, इसी तरह सब बोलने लगा। हम भी सोचे हम सकल का बेटा था तो हम क्या करें। हम भी मतलब सोचे हमारे बेटा है। 10-20 आदमी मतलब मुड़ी भी बना लिया, चुटका भी बना लिया। पूरा गांव टोला जो है 20-25 दिन जो है ना, हाँ तो जो है ना मतलब पूरा एकदम तो सब कुछ क्रिया काम सब करे तैयार हल। तो हमरा हम ही खाली कहलियो कि ना हम नहीं करबे। अभी जब नवादा लड़का जब मिल गया हमरा तो हम कहलिए ना हमारा बेटा जिंदा है। 1.5 महीने तक सबको हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला आखिरकार एक खुशी वाली खबर के साथ खत्म हो गया। लेकिन 43 दिनों तक महज एक सोशल मीडिया के पोस्ट ने एक हंसते खेलते परिवार को शोक में डाल दिया। लेकिन पुलिस की कार्यशैली की सराहना होगी, जिन्होंने इस जटिल केस को तकनीक का इस्तेमाल कर आसानी से सुलझा दिया। तहकीकात के लिए जमुई से संजय बर्णवाल। तहकीकात में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप रहिए सतर्क और रखिए अपनों का ख्याल।